की बात करूं तो सर्किल की इक्वेशन किसी भी फॉर्म में लिखी हो, सर्किल की इक्वेशन किसी भी फॉर्म में लिखी हो, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? तो एरिया ऑफ सर्कल रेडियस आर, वो तो हमेशा सीधे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। अब सर्किल की इक्वेशन कुछ भी लिखी हो, एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, अगर हमें आर मिल गया तो काम खत्म। सेम ऐसे ही एरिया ऑफ इलिप्स एक्स माइनस एक्स वन बाई ए स्क्वायर, वाई माइनस वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, तो उसका एरिया क्या हो जाता है, पाई ए बी। सही है ना? जहाँ पे ए मतलब सेमी मेजर एक्सिस और बी मतलब सेमी माइनर एक्सिस। अब इक्वेशन कुछ भी हो, अगर हमें सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस पता चल गया है तो एरिया ऑफ इलिप्स आप डायरेक्ट लिख लेंगे। ये रिजल्ट आप क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करेंगे, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा आइए, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू सी दिया हो, तो ये जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू सी, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू सी, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू सी, और एक्स प्लस वाई को चार लाइनें आ जाती हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी ये लाइन आ गई, हाँ या ना, और माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी ये लाइन आ गई, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू सी ये लाइन आ गई, और एक्स माइनस वाई इक्वल टू सी ये लाइन आ गई। दिख रहा है? तो किसी एक क्वार्टर का एरिया निकाल लो और उसी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से, तो इसका टोटल बाउंड एरिया कितना आ रहा है, बाउंडेड एरिया बाई कर्व मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू सी, तो ये वाला c इंटू सी बाई टू, तो टोटल एरिया जो है वो कितना आ रहा है, 4 इंटू सी बाई टू, तो क्या एरिया 2c² आ रहा है बताओ? तो बस इसका यस सर। टोटल एरिया आप क्या लगा देंगे, 2c²। अब खासियत ये है, अगर यहीं पे कर्व ऐसा हो जाए तो टेंशन कतई नहीं लेना है। अगर यही कर्व हो जाए बाउंडेड एरिया बाई कर्व, यहीं पे हो जाए मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स वन प्लस मॉड ऑफ वाई माइनस वाई वन इज इक्व टू सी, तो भी आंसर कितना होगा, 2c²। क्यों? क्योंकि अब ओरिजिन उठा के कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, वाई वन। x1 y1 पे, तो कतई टेंशन की कोई बात ही नहीं है। सीधा आंसर अभी भी आपको उठा के क्या लिख देना है, बोलिए, 2c²। 2c², कोई टेंशन ही नहीं। अच्छा, यहीं पे अगर छोटा सा मैं चेंज कर दूं, अगर मैं इसी एरिया को ऐसे कह दूं, बाउंडेड एरिया बाई कर्व, यहीं पे आ जाए a मॉड x प्लस b मॉड y, या मॉड ए एक्स मॉड बी वाई इज इक्वल टू सी आ जाए, या लेस देन आर इक्वल टू सी आ जाए, तो इससे बाउंडेड एरिया आपसे पूछा जाए, तो इसमें भी वही सेम ज्योमेट्री बन जाएगी कि नहीं? अब क्या होगा, एक रोम्बस बन जाएगा। हाँ भाई, अब क्या है, ज्योमेट्री जो है ना वो एक रोम्बस बन जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब ये वही लाइनों की इक्वेशन तो उसी हिसाब से लिख देंगे। अब ये जो पॉइंट आएगा वो सी बाई ए कॉमा जीरो आ जाएगा, और ये पॉइंट जीरो कॉमा बी बाई सी आ जाएगा। तो अब जो टोटल एरिया बाउंड बन के आएगा वो 4 इंटू, सॉरी, सी बाई बी आता है ये। तो अब जो टोटल एरिया आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 इंटू c² बाई 2 ab, तो एरिया क्या हो जाता है, 2c² बाई ab। तो अब इस कर्व का बाउंड एरिया कितना हो जाता है, एरिया कितना आ रहा है, 2c² बाई ab। तो इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेम अगर इसी में मैं आपसे कह दूं कि वो x माइनस एक्स वन वाली चीज़ आ जाए, ये मतलब डायरेक्ट रिजल्ट है। सेम एज अगर यही चीज़ आ जाए a एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन इक्वल टू सी हो, इसका बाउंडेड एरिया हो, तो इसमें भी कोई फर्क, बोलिए, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं है। आप सीधा आंसर क्या लिखेंगे, एरिया 2c² बाई ए बी, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये चीज़ें आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, बताओ? यस। इसमें ये एक पैरेललोग्राम बन जाता है यस। इसमें, क्योंकि एक क्वार्टर का वही काम किया है मैंने, एक क्वार्टर का एरिया बस निकाला है,
और उसी को मल्टीप्लाई करके हमने सीधा आंसर लिख दिया। तो ये डायरेक्ट जनरल रिजल्ट है। अब ऐसे ही रिजल्ट जो है वो उसमें आता है, ऐसे ही सेम रिजल्ट जो दो पैराबोला के बीच का एरिया है ना उसमें आता है। मतलब एरिया बाउंडेड बाई कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4by। इसका एरिया आपने 16/3ab निकाला होगा ना। Yes. तो ये एरिया फिक्स है, मतलब इसमें अगर आपको a और b मिल गया और वो सेम पैराबोला सेम ज्योमेट्री पे जा रहा है तो आपका एरिया हमेशा ही आएगा भाई। इसमें एक कर्व ये आएगा और एक कर्व ऐसे आएगा, यही तो आ रहा है। तो जो टोटल बाउंड एरिया आप देखेंगे वो ये बनेगा, यही बन रहा होगा। तो वो तो सिमेट्री वाली बात आ गई ना। एक ये पॉइंट 0 0 आ रहा होगा और ये वाला पॉइंट आपको कैलकुलेट करना होगा भाई। एक कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और एक कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है। ये है सिचुएशन। सबसे पहले वो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by ले लो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो कितना आ रहा है बताओ। 4a to the power 1/3 b to the power 2/3 comma 4a to the power 2/3 b to the power और 1/3। 1/3 और 0 0 ना। Yes sir। मतलब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 आएगा और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ जाएगा। तो एक सॉरी, हाँ कहाँ गया, हाँ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा आपका 0 0 और एक आ जाएगा 4a टू दी पावर 1/3 ना, Yes sir। b टू दी पावर 2/3 और 4a टू दी पावर 2/3 और b टू दी पावर 1/3। वो आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। तो बेसिकली ये वाला जो पॉइंट आ जाता है ना, ये वाला जो x आ जाता है वो आ जाता है 4a टू दी पावर 1/3 b टू दी पावर 2/3। y की वैल्यू रख के x निकाल लीजिएगा। तो बेसिकली जो हम एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं वो 0 से 4 a टू दी पावर 1/3 b टू दी पावर 2/3 करते हैं। ऊपर वाला कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो उसको हम क्या लिख देंगे, √4a इंटू √x। और दूसरा वाला कर्व जो है वो है x²/4b। बस इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा ना। तो इसी को इंटीग्रेट जब आपने किया होगा तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 16/3ab। यही आ रहा है ना सबका, बोलो। Yes। Yes. 16। 16/3 नहीं आ रहा क्या? सर यही आ रहा है। तो यही आंसर आया होगा इसका, बस देख लो सब लोग। क्या यही आंसर आ रहा है सॉल्व करने के बाद, बोलो। Yes. Yes, sir. इसमें किसी को Yes. कोई कंफ्यूजन? तो दोनों पैराबोला के बीच का एरिया यही सेम होता है। अब जो रिजल्ट है एक्चुअली वो ये है कि अगर एक पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ठीक है, एक पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो सिमेट्रिक हो गया ये काम। x इक्वल टू 4a लाइन है एंड y इक्वल टू 4a लाइन है। ये चार कर्व दिए हुए हैं। तो अगर आप ज्योमेट्री देखेंगे तो सिचुएशन क्या बनेगी वो देखो। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये पैराबोला हुआ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ये पैराबोला हुआ। तो 16/3 a स्क्वायर ये बाउंडेड एरिया बीच का हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। तो अगर आप ये बाउंड एरिया निकालोगे तो अब ये बाउंड एरिया उसी सिमेट्री इक्वेशन से कितना हो जाएगा। अगर हम इसको a1 कह दें इस एरिया को, तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी बताओ, दैट इज 16/3 a स्क्वायर। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो कि नहीं। और अगर हम किसी एक कर्व के नीचे का बाउंड एरिया निकालें, ये हो गया 0.4a, ये भी 0.4a हो गया, क्योंकि अब a और b सेम हो गए ना। बोलिए भाई। तो ये वाला एरिया अगर हम a2 कह दें, ये वाला एरिया a3 कह दें, तो प्रॉपर्टी ये होती है कि a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 होता है और ये सारे एरिया 16/3 a स्क्वायर के बराबर होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं। ये सारे एरिया किसके बराबर होते हैं, 16/3 इंटू ए स्क्वायर के, और ये सारे एरिया सेम होते हैं। क्लियर है। अगर चाहो तो आप इस बात को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर हम चाहें ये वाला एरिया कैलकुलेट करें इसके नीचे वाला, तो ये दोनों एरिया का सम आ जाएगा, हाँ या ना। अगर हम ये एरिया पूरा कैलकुलेट करें तो ये a1 प्लस a3 आएगा कि नहीं, क्या कहते हो। इसको कह दो 4a और ये कर्व हमारा क्या है
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें 0 से 4a के बीच में, तो क्या लिख देंगे, 2√a√x इंटू डी एक्स। क्या ये बात सही है? तो 2√a बाहर आएगा। अच्छा, √x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 x⁻³ इसमें लिमिट रख देंगे 0 से 4a। रखो जरा, क्या आ रहा है बताओ। तो 2√a यानी कि 4/3 √a, 4/3 √a, और जब 4a उठा के रखोगे तो 8 × a√a आ जाएगा। तो क्या ये 32/3 a² आ रहा है? चेक करो जरा, दिखा? तो इसका मतलब अगर आप बाई ज्योमेट्री देखो तो a1 + a3 का सम कितना आ रहा है, 32/3 a²। इसीलिए जो a3 आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 16/3 a²। सिमेट्रिकली a1 + a2 निकालोगे तो वो सेम आ जाएगा। तो ये ज्योमेट्री ध्यान रखिएगा, मतलब ये डायग्राम और ये ज्योमेट्री। क्या ये बात समझ पाए कि अगर ये कर्व y(x² = 4ay) और x² y² = 4ax है, और x = 4a और y = 4a, जहाँ पे दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये ज्योमेट्री वाइज सारे एरिया सेम होते हैं। क्या ये बात सब लोगों को क्लिक कर रही, नहीं कर रही? Yes. Yes. मतलब ये एक फैक्ट है, और ये इंफॉर्मेशन कई जगह आपके क्वेश्चंस को रिड्यूस कर देती है। तो ये सारे एरिया सेम होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं भाई? बोलो, क्लियर है? Yes, sir. देख लीजिए आराम से। हो गया? अच्छा, एक ये रिजल्ट ध्यान रखना है, और दूसरा अभी जो पैराबोला वाला रिजल्ट बताया उसको ऐसे ध्यान रखिएगा कि बाउंडेड एरिया बाई कर्व y² = 4ax एंड x² = 4by। यहाँ पे 4a और 4b ये लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम होते हैं ना, तो ये जो बाउंडेड एरिया आता है ये आता है 4a × 4b/3, यानी दोनों का लैटस रेक्टम बाई 3, दोनों के लैटस रेक्टम का प्रोडक्ट और बाई 3। अब आप ये रिजल्ट डायरेक्ट लगा दीजिएगा हर बार, आपको कतई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। बट ध्यान रखिएगा ये दोनों कर्व सिमेट्रिसिटी में ऐसे लिखे होने चाहिए कि दोनों का वर्टेक्स सेम आ रहा हो। दोनों कर्व ऐसे होने चाहिए कि दोनों का वर्टेक्स क्या आ रहा हो, सेम आ रहा हो। तो सीधे लैटस रेक्टम का रिजल्ट लेके आप ये रिजल्ट लिख सकते हो। बस एक कंडीशन सिंपल सी है कि दोनों का वर्टेक्स क्या आ रहा हो, सेम आ रहा हो। तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना, सीधे आंसर लिख देना है। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो, Yes. देख लीजिए आराम से। बस वर्टेक्स सेम आ रहे हो, तो आपने अभी कैलकुलेट किया, वर्टेक्स सेम आ रहे होंगे तो सीधा आंसर हमें लिखना है बिना किसी कैलकुलेशन के, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब बुलाओ, अब ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। भाई x² + 2x + 1 = y - 2 + 1, तो ये शायद x + 1 का होल स्क्वायर और साथ में y - 1 बन रहा है, देखो। और y² - 2y = -4x - 5, दोनों में फिर से +1 कर दो, तो ये शायद y - 1 का होल स्क्वायर = -4 और साथ में x प्लस बन रहा है 1 बन रहा है, तो उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। क्या कहते हो? दोनों पैराबोला सेम ही है ना। अगर हम x + 1 को कैपिटल X कह दें और y - 1 को कैपिटल Y कह दें, तो एक पैराबोला कैपिटल x² = y है, और एक पैराबोला कैपिटल y² = -4 कैपिटल X है। तो वही हो गया ना, x² = 4by और y² = 4ax। तो दोनों के बीच का बाउंड एरिया एक झटके में निकल आएगा कि नहीं, बताओ? अरे बोलो भाई, अब बाउंड एरिया सीधे क्या लिखोगे, बोलो? 4a 4b/3। तो क्या आंसर 4/3 हो गया, हाँ या ना, बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए? क्या ये बात सबको समझ में आई भाई, ये बताओ? Yes, sir. नहीं समझे Yes, मेरी sir. बात? तो अब सीधा बाउंड एरिया आपने निकाल लिया। दोनों पैराबोला सेम थे ना, बोलिए। बस उनका क्या सेम होना चाहिए, क्या सेम हो जाना चाहिए, वर्टेक्स। अगर उनका वर्टेक्स सेम है तो एक ही वर्टेक्स से दोनों पैराबोला पास कर रहे हैं, तो वो जहां इंटरसेक्ट करेंगे अगर उसके बीच का बाउंड एरिया निकालना है तो वो 4a × 4b/3 होता है। बस इतना ध्यान रखना था, है कि नहीं? हार्डली क्या होगा,
पैराबोला की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, एक पैराबोला अपवर्ड लेफ्ट घूम जाएगा, या भाई हो सकता है पैराबोला ऐसे घूम जाए, जिसमें माइनस साइन क्या करता है, सिर्फ पैराबोला की जो ये वाला पैराबोला है इसको ऐसे ना बना के ऐसे ही तो बनाता है, हाँ या ना। तो उससे इस एरिया में तो कोई चेंज नहीं आ रहा ना, वो तो सिमेट्रिसिटी की वजह से सेम आ रहा है। तो सीधा आंसर हमने क्या लिख दिया, 4/3। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। कोई कैलकुलेशन नहीं करना, सीधा आंसर 4/3 लिखना है आपको बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? फालतू अभी कैलकुलेशन करते तो फंस जाते। 9 में तो ज़्यादा एफर्ट लेना ही नहीं था, दोनों कर्व पहले क्या करने थे, सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने थे, फिर सीधा आंसर लिखना था। भाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ही हो गया और y इक्वल टू mx ये लाइन हो गई। तो जो बाउंड एरिया बीच में बनेगा वो यही तो बनेगा, ये वाला। नहीं क्या सोचो? तो बस हमें अगर ये पॉइंट मिल जाए तो हम आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं उठा के। तो बस y की जगह mx रख दो, पॉइंट निकल आएगा। तब तो हमें दोनों कर्व बस क्या करने, सॉल्व करने, हाँ या ना। तो बस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और इसको किसके साथ सॉल्व करना है, y इक्वल टू mx के साथ। तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाएगी, या फिर x की वैल्यू क्या आ रही है, 4a/m²। तो बस अब हम 0 से 4a/m² के बीच में इंटीग्रेशन कर देंगे, किसका, ऊपर वाला कर्व निकालेंगे तो वो शायद 2√a√x आएगा, और नीचे वाला कर्व लिखेंगे mx, इसी को माइनस करके सॉल्व कर देंगे। यही तो किया होगा भाई इसमें, जिसने भी सॉल्व किया हो। Yes. Yes, sir. 2√a बाहर आ जाएगा और ये 2/3 x की पावर 3/2 आ जाता है। अरे हाँ या ना। और फिर ये क्या आ जाता है, m×x²/2, और इसमें लिमिट रख देंगे 0 से 4a/m², और इसी को सॉल्व करके अपना आंसर लिख देंगे। यही तो किया होगा, बोलो हाँ या ना। समझ गए होगे? कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो वो बताओ। सॉल्व हो गया भाई? यस सर। अब तो सीधा वैल्यू रख के बस सॉल्व करना है, जो आंसर आता है वो सीधा आ जाएगा। हाँ या ना कर लेंगे ना इसके बाद? यस सर। Yes. गुड। इसके बाद आराम से इसको कैलकुलेट कर, है कि नहीं? तो अगर आप अब बाउंड एरिया निकालते हैं इस पोर्शन का, तो टोटल इलिप्स के एरिया में से इसके क्वाड्रिलेटरल का एरिया बस माइनस कर देना होता है। देख लो आराम से, यही काम तो है ये, हाँ या ना। तो अगर हम ये आपसे कहें कि x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1 एक इलिप्स था, और x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 ये लाइन थी, तो इन दोनों के बीच का बाउंड एरिया चाहिए। तो आप सीधा रिजल्ट क्या लगाएंगे, क्या हम इसमें इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, बताओ भाई। इंटीग्रेशन तो हमें सॉल्व कर ही रखा है ना। इलिप्स का एरिया तो हम जानते हैं, इलिप्स का टोटल एरिया कितना होता है, π/ab। और अगर हम उसमें क्या माइनस कर दें, क्वाड्रिलेटरल का एरिया, हाँ या ना। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालेंगे, एक पोर्शन का एरिया निकाल लेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। इसका एरिया कितना आएगा, ab/2, अरे बोलो, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। तो हमें सीधा आंसर क्या मिल जाएगा, ab π-2। क्या ये बात समझ पाते हो कि नहीं? Yes. ये बात दिखी सबको कि नहीं भाई? तो इस पूरे पोर्शन का एरिया कितना आ गया, ab π-2। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। यहाँ पे a और b लेंथ ऑफ से मेजर और माइनर एक्सिस हो गए, दिखा सबको? तो वो चीज़ें एकदम आसान हो जाती हैं। जैसे अगर इसको आप ध्यान से देखो, तो ये तो हमने इलिप्स के केस में देखा है ना, कि 9x² माइनस 36x एक साथ कंबाइन करते हैं, 4y² प्लस 8y एक साथ कंबाइन करते हैं, 4 - 4 एक साथ इधर ले जाते हैं, 9 कॉमन करते हैं तो x² माइनस 4x। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 4 और चाहिए, तो यहाँ पे -36 और कर दो। नहीं समझ रहे हो? बोलो भाई। 4 यहाँ से कॉमन करो, नहीं नहीं, प्लस का 36 कर दो, 4y² यहाँ करो और यहाँ पे क्या करो, 2y। तो यहाँ पे हमें 1 और चाहिए, तो -1 और कर दो यहाँ पे, बोलो। तो यहाँ पे भी हम क्या ऐड कर दें, 4 और ऐड कर दें, देख लो आराम से। तो 9 × x-2 का होल स्क्वायर और 4 × y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। तो x-2 का होल स्क्वायर बाई 4 और y प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 6, 9 इज इक्वल टू 1। तो क्या ये वर्टिकल इलिप्स आ रहा है?
हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, ऐसे ये लाइन आ रही है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब अगर हम इस इलिप्स को ड्रॉ करेंगे तो वर्टिकल इलिप्स के हिसाब से अगर आप चलो तो ये एक्सिस यहाँ ले लो। वर्टिकल इलिप्स के हिसाब से चलोगे तो एक लाइन x इक्वल टू 2 होगी और एक लाइन शायद y इक्वल टू -1 होगी ना। ये भी बोल दो तो ये लाइन हो गई x इक्वल टू 2, ये वाली, और ये लाइन हो गई y इक्वल टू -1। हम जस्ट रफली एक ज्योमेट्री सोच रहे हैं। अच्छा, यहाँ से 2 यूनिट, ये तो 2 आएगा x एक्सिस पे, तो यहाँ से 2 यूनिट पीछे जाओगे तो ये भी x इक्वल टू 2 लाइन है, तो एक ये पॉइंट आ जाएगा इधर, एक पॉइंट आ जाएगा इधर, तो एक ये पॉइंट आ जाएगा शायद 4 और एक 0। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, y एक्सिस में क्या होगा, 3 यूनिट ऊपर जाओगे, -1 है, 3 यूनिट ऊपर जाओगे तो ये 2 तक जाएगा ना शायद, बोलो। तो एक ये y इक्वल टू 2 पर गया, और यहाँ से 2 यूनिट नीचे जाओगे तो 2 यूनिट नीचे जाओगे तो कहाँ तक जाओगे, -1, 3 यूनिट और जाओगे तो शायद बात -4 तक जाएगी। क्या बोलते हो? अब हम एक रफली इलिप्स यहाँ कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। क्या है इलिप्स, समझ में आया सबको? बोलिए हाँ या ना। क्लियर हो रहा है? बोलो। अब ये जो इलिप्स है और ये जो कर्व आप ड्रॉ करेंगे, ये कर्व जो है वो इलिप्स के दोनों बाउंड्री पॉइंट से ही पास कर जाएगा। क्यों? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब आप लिखोगे, किस पॉइंट का, इस पॉइंट का, तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2, कितना 2, देखो 2, 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और जब ये वाला पॉइंट लिखोगे तो ये वाला पॉइंट आ रहा है कितना, -1, 4 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो y इक्वल टू -1 और 4, तो ये जो लाइन आप ड्रॉ करोगे, ये लाइन एक्चुअली इन्हीं दोनों पॉइंट से पास कर रही है। दिखा क्या सिमेट्रिसिटी में, दो लो। बस इतना ऑब्जर्वेशन था, और ये ऑब्जर्वेशन यार आपको डायग्राम बना के लेना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं कि ये आपको डायग्राम बना के लेना पड़ेगा, ये ऑब्जर्वेशन ये है। अब आपको दोनों कर्व का बाउंड एरिया सर्च करना है। तो अब तो क्वेश्चन 2 लाइन का हो गया ना। सोचो, अगर हमने ज्योमेट्रिकली इतनी मेहनत कर ली तो अभी तो क्वेश्चन हमें डायरेक्ट दिख गया ना। बताओ, अब ये एरिया आपको निकालना है। तो ये तो वही बात हो गई, एक क्वार्टर में सीधा एरिया चाहिए हमें, हाँ या ना? एक क्वार्टर का सीधा एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो अब तो मेहनत बची ही नहीं ना। इलिप्स में एक पोर्शन का एरिया कितना होता है, टोटल एरिया पाई इंटू ए A इंटू by ई बाई 4 होता है, एक क्वार्टर का एरिया। और उसमें से आप इस ट्रायंगल का एरिया क्या कर दो, माइनस कर दो। minus. ये समझ में आ रहा है कि नहीं? एक इलिप्स के एक क्वार्टर पार्ट का एरिया निकालो और उसमें इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। इस ट्रायंगल के एरिया में भी सेम लॉजिक लगेगा। ये लेंथ कितनी आएगी, 2, और ये लेंथ कितनी आएगी, 3। देख लो आराम से। तो क्या माइनस होगा, 2 इंटू 3/2। सीधा आंसर आपको मिल जाएगा। क्या बोलते हो भाई? तो वही आ गया ना, π-2 इंटू ए बी डिवाइडेड बाई 4 आ गया भाई। π-2 इंटू ए बी टोटल एरिया आता है, उसी का बाई 4 कर दिया। नहीं समझे भाई? अरे हाँ या ना जवाब दो भाई। क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ पाए कि नहीं? Yes. बट कई बार क्या होता है ना, आपको ऐसी ज्योमेट्री एग्जाम में कंस्ट्रक्ट करने की हैबिट होनी चाहिए। वो इलिप्स से और ये कॉम्प्लिकेट भाई, ऑब्वियसली हम यहाँ पे x और y वैल्यू रख के सीधा पॉइंट सॉल्व करें और फिर सॉल्व करें तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाना है। तो उससे बेटर है कि ये ज्योमेट्री हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब ये ज्योमेट्री जब हमने डायरेक्ट लिखी तो उसके वर्टेक्स के एंड पॉइंट निकाले, क्योंकि ऑब्वियसली जब इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो कहीं ना कहीं उसमें ज्योमेट्रिकली कोई ना कोई अप्रोच लग रही होगी। आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो उस फॉर्म में सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दिया ही नहीं है, तो वो तो कोई मतलब ही नहीं है। बस अब एक क्वार्टर का एरिया आपको निकालना है। तो टोटल एरिया क्या होता है, ये तो आपने अभी पढ़ा ना, π-2ab। तो एक क्वार्टर का एरिया क्या हो जाएगा, π-2ab/4। तो बस π-2ab/4 लगा देंगे, उतना ही बाउंड एरिया आपको चाहिए। देख लो भाई आराम से, कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। तो अंडरस्टूड है ना? जब आपको किसी भी क्वेश्चन में एरिया दिया जाएगा तो आप उस एरिया को जब यूज करेंगे तो वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, हाँ या ना? तो जब एरिया आपको जैसे 9/4 दिया है तो बाई कैलकुलेशन करते वक्त वो मॉड ए होगा 9/4। तो एरिया की वैल्यू आप +-9/4 लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। या तो आप एरिया का जो एक्सप्रेशन लिखे हैं उसमें मॉड लगा दें, या फिर एरिया की वैल्यू एक बार प्लस में 9/4 लें और एक बार -9/4, दोनों काम आप कर सकते हैं।
तो एक कर्व है y इज इक्वल टू 4/x², एक कर्व है x इक्वल टू 1 और एक कर्व है y इक्वल टू सी। अब y इक्वल टू सी की लोकेशन क्या है तो हमें नहीं पता है भाई। 4/x² रफली ऐसे जा रहा है, x इक्वल टू 1 ऐसे आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं। और y इक्वल टू सी मान लेते हैं, कोई ऐसा कर्व जा रहा है ऐसे कुछ। तो जो बाउंड एरिया बनेगा वो क्या बनेगा बताओ। y इक्वल टू सी कुछ ऐसा कर्व जा रहा है, तो जो बाउंड एरिया बनेगा वो क्या बनेगा बोलो। ये वाला एरिया बाउंड बन रहा है कि नहीं, सोचो। नहीं क्या, तीनों Yes. कर्व के बीच का, क्या बोलते हो। तो यही एरिया आपको निकालना है। अब कोई कहे नहीं सर y इक्वल टू सी यहाँ से ऊपर से ही क्यों जाएगा, y इक्वल टू सी ये सॉरी y इक्वल टू सी लाइन यहाँ से भी पास कर सकती है, तो ये एरिया यहाँ क्यों आएगा नीचे, वो सब आपका हेडक नहीं है। आपने कहा भाई ये एरिया यहाँ आए चाहे यहाँ आए, हमें सी की दोनों वैल्यू +-9/4 से कंसिडर कर लेनी है। तो हमें एक हाफ में कैलकुलेशन करके उसमें मॉड लगा के एक बार +9/4 कर देना है, एक बार -9/4 कर देना है। क्या ये पूरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बताओ, बोलो भाई। तो बस अब आपको सिर्फ ये वाला पॉइंट चाहिए, तो ये वाला पॉइंट तो आराम से मिल जाएगा। कौन से दो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये, 4/x² एंड y इक्वल टू सी। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो x² इक्वल टू क्या आएगा 4/c, तो x की वैल्यू 2/√c ले लो, बोलो प्लस में ही ले लो, तो ये पॉइंट 2/√c आ गया। तो अब इंटीग्रेशन जो एरिया का करेंगे वो कहाँ से करेंगे, 2/√c से लेके कहाँ तक 1 तक। सबसे ऊपर कर्व क्या है c और नीचे वाला कर्व क्या है 4/x², और इसी को इंटू dx करके इसको +-9/4 के बराबर कर देंगे तो c निकल आएगा। क्या ये कैलकुलेशन समझे नहीं समझे बताओ, क्या ये कैलकुलेशन आप समझ पाए, बोलो भाई। नहीं समझ पा रहे हो क्या, Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो अपनी बात रख सकते हो, बोलो। समझ रहे हो कि नहीं कैलकुलेशन, बताओ भाई, हाँ या ना। अब इस एरिया को आप चाहो तो y एक्सिस के अलॉन्ग भी लिख सकते हो, मतलब इस एरिया को आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई ये वाला पॉइंट आप निकाल लो कि ये कर्व y x इक्वल टू 1 पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब x 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी ना, बोलो। तो इसको आप 4 से c तक भी इंटीग्रेट कर सकते हो y एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये आ जाएगा शायद 1 माइनस कितना 4 यानी 2/√y, अरे हाँ 2/√y इंटू डी वाई। ये कैलकुलेशन मेरे हिसाब से थोड़ा सा आसान पड़ेगा, क्या बोलते हो। सेकंड वाला कैलकुलेशन पहले वाले कैलकुलेशन से थोड़ा आसान पड़ेगा नहीं। Yes, sir. तो आप चाहो तो इस कैलकुलेशन को कैलकुलेट करके सी निकाल लो, सी की दो वैल्यू आ जाएंगी। चाहे तो इस कैलकुलेशन को कैलकुलेट करके सी निकाल लो, दोनों को सॉल्व करके सी निकाल लो, चॉइस आपकी है, सही है ना। चाहे तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कर दो, चाहे तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग कर दो, दोनों को सॉल्व करके बस आपको सी की वैल्यू सर्च करनी है। क्या हम सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं कर लेंगे बताओ, बस ये सही है ना। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे हो रहा है ये वाला। ए जो है वो 2 से ग्रेटर इस बार चाहिए, तो ए जो है वो अब इसमें अच्छा इसमें क्या है, स्पेसिफिकली मेंशन है कि ए की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, तो वो चीज़ आपको 2 से ग्रेटर ही लेकर चलनी है कि नहीं। तो पहला कर्व जो है वो क्या है y इक्वल टू 1/4x-1, दूसरा कर्व y इक्वल टू 1/x² है, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू a है, और जो a है वो 2 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब वो आगे ही साइड रहेगा ना। तो मेरे हिसाब से ये दोनों कर्व एक दूसरे को पहले तो कहीं इंटरसेक्ट करने की उम्मीद रख रहे हैं क्या। ये कर्व तो शायद शिफ्टेड है ना, क्या कहते हो भाई, ये कर्व तो शायद शिफ्टेड है ना ऐसे कुछ, और ये कर्व ऐसे है कुछ, हाँ या ना बोलो। तो ये दोनों कर्व एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पहले तो यही देख लो, फिर बाउंड्री बनाओ, हाँ या ना। देखो ये कर्व एक दूसरे को 1/4x-1 इक्वल टू 1/x², यानी x² इक्वल टू 4x-4, x² - 4x + 4, यानी x इक्वल टू 2 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों कर्व ना, क्या कहते हो भाई, नहीं समझे क्या, ऐसा है। तो
x इक्वल टू 2 ये लाइन हो गई और x इक्वल टू a ये लाइन हो गई, दोनों के बीच का एरिया चाहिए। तो अब इसमें तो रीजन सीधा दे दिया गया, सीधा इंटीग्रेशन करना है उठा के। बोलो भाई, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है? 2 से a के बीच में, दोनों कर्व का। तो 2 से a के बीच में, तो ऊपर कौन सा कर्व है? 1/x², नीचे 1/4 x - 1। इसी को इंटीग्रेट करके इसको किसके बराबर कर दो? a के, a की वैल्यू निकल आएगी। क्या ये पूरी कहानी समझे? नहीं समझे? बोलो भाई। Yes. तो बताओ, इसमें सॉल्व करो, a का आंसर बोलो। यहीं पे सॉल्व करके a निकालना है, बस ये है। बताओ a क्या आएगा? कैसे चीजें सोची है, समझ में आया कि नहीं? बताओ भाई। ग्राफ को कैसे 1/x का तो ग्राफ बना लेते हो ना, x - 1 मतलब 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ। ये समझते हो कि नहीं? बताओ। और 1/x² का ग्राफ तो ऐसे ही चल ही रहा है। बोलो। तो ये हो गया 4 × x - 1 का ग्राफ, और ये वाला ग्राफ हो गया y = 1/x² का। नहीं समझे मेरी बात? दोनों कर्व सॉल्व करके हमने वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल हो दोनों कर्व सॉल्व करके हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया और उसके आगे एक लाइन 2 खींच दी है। बस अब इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है। ये तो आराम से सॉल्व होता है मेरे। -1/x² का इंटीग्रेशन क्या आता है? -1/x आ रहा है क्या? चेक करना जरा। अरे हाँ या ना? Yes. और फिर इसमें लिमिट रख देनी है 2 से a, और इसको a के बराबर कर देना है। तो 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 -1/a + 1/2 तो यही आ जाएगा, और ये शायद आएगा -1/4 ln a - 1/2 -1 इज इक्वल टू a आ रहा है। देखो जरा, सही लिख रहा हूँ क्या मैं? अब हम सारा टर्म एक तरफ कर लें तो क्या बचेगा? ये एरिया a दिया, अच्छा सॉरी, एरिया 1/a दिया हुआ है भाई साहब। एरिया क्या दिया हुआ है? 1/, वही मैं कहूँ ये कैंसिल होने वाली चीज़ होगी ना फिर तो। हाँ, अब जरा इसको सिंप्लीफाई करो, क्या बन रहा है? तो एरिया की वैल्यू तो 1/a ले लो, 1/2 e - 1। तो एरिया तो प्लस माइनस दोनों लिया जा सकता है, तो माइनस लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 = ln mod a - 1। तो e² = a - 1। तो a की वैल्यू शायद 1 + e² आ रही है। नहीं दिखा क्या? ये बताओ, ये कैसे कैंसिल किया? ये बात समझ में आई भाई? एरिया की वैल्यू क्या दी हुई है? 1/a, तो उसको हम क्या ले सकते हैं? +1/a। नहीं समझ रहे हो मेरी बात? तो उसके हिसाब से हम कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। नहीं? सर अगर इसको प्लस में लेके खोलेंगे तो? नहीं तो फिर ये एरिया कैंसिल नहीं होगा ना। एक्चुअल में क्या है, कर्व के हिसाब से एक कर्व जो ऊपर और नीचे होगा उसके हिसाब से ओपन होगा ना। अब 2a से ग्रेटर दिया हुआ है, तो बाई बहुत स्पेसिफिक ज्योमेट्री बनाएंगे तो हो सकता है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा हो उसके हिसाब से ये वाला कर्व ऊपर आ रहा है और ये वाला कर्व नीचे आ रहा है, तो उसके हिसाब से ओपन कर लेंगे। वो तो साइन के Yes. हिसाब से एडजस्टेड हो जाएगा, वो इतना बड़ा काम नहीं है, वो कैंसिल कुंसिल हो जाता है सब। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। तो अभी एक दो बार वही ग्राफ वाले कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे एक सर्कल है, x² y² = 64 है। x² + y² = 64 और पैराबोला y² = 12x। तो पहले तो दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये निकाल लो, और फिर एरिया निकाल लो। जैसे ये सर्कल हो गया, देख लीजिए ये सर्कल हो गया, नहीं क्या? और फिर हम बनाएंगे पैराबोला, तो ये कोई पैराबोला हो जाएगा। तो दोनों सिमेट्रिकली इंटरसेक्ट करेंगे, तो बस इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल के एक हाफ का एरिया निकाल लो। अच्छा, इसमें इंटीग्रेशन स्मार्टली y एक्सिस के अलॉन्ग किया करो, तो क्या होगा? कैलकुलेशन हर बार आपके पास क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सही है ना? तो बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों कर्व का निकाल लो। बोलो, यस सर। समझ रहे हो कि नहीं? और उस पूरे एरिया को हम क्या कर देंगे? एक हाफ का एरिया निकालेंगे और उसको ट्वाइस कर देंगे तो बाउंडेड एरिया निकल आएगा।
अब बस हमें y इस कर्व और इस कर्व को सॉल्व करना है। किसको? वाई स्क्वायर इक्वल टू 12s को। तो वाई स्क्वायर की जगह 12s रखना था बस। तो ये तो कितना आ रहा है ये? So 4 और -16 4 और -16 so 4 लेंगे -16 हाँ -16 का तो कोई मतलब नहीं, तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब यार अब देखो कॉम्प्लिकेशन क्या है। अब ये वाले कर्व की इक्वेशन लिखोगे तो y इक्वल टू √12x आएगा। इस वाले कर्व को लिखोगे, ये वाला सर्किल वाला पूरा कर्व, तो y इज इक्वल टू प्लस में आएगा, तो √64 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो y के लॉन्ग अगर आप चल रहे हो तो एरिया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले आप 0 से 4 जाओगे तो किसको इंटीग्रेट करोगे? √12x इंटू डी को। और फिर 4 से 8 आओगे तो किसको इंटीग्रेट करोगे? √64 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी को। एक तो ये तरीका है। अगर इसी को आप वाई एक्सिस के लॉन्ग करोगे तो चीज़ें थोड़ा जल्दी हो जाएंगी। भाई जब हम x को 4 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 रख के 4 देख लो। √3 4√3 आ रही है क्या? यस सर। तो इसका मतलब अब हमें सीधा इंटीग्रेशन 0 से 4√3 के बीच में करना है। ये वाला कर्व x के टर्म में निकालोगे तो √64 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। क्या कहते हो? और ये वाला कर्व कैलकुलेट करोगे तो वाई स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दो तो डायरेक्ट एक बार में एरिया निकल आएगा। अब ये तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो जानते हो ना, तो चाहो तो x के लॉन्ग इंटीग्रेट कर लो, चाहो तो y के लॉन्ग, दोनों तरीके हैं, दोनों से आंसर आ जाता है। चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो इसको सॉल्व कर लो। इंटीग्रेशन तो कर लोगे ना। रूट अंडर इसमें जो फॉर्मूला लगेगा ना वो ये वाला लगेगा, √ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये तो पता होगा। x/2 लिखते हैं, जिसका इंटीग्रेशन करते हैं वो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू ए स्क्वायर, तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2 1 अपॉन करेंगे तो ये साइन इनवर्स में आता है, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। बस इसी इंटीग्रेशन को आपने सॉल्व करना है लगा के। बोलिए भाई। यस सर। चलो और कोई बचा हो तो बताओ। 20 रीजन कैसे डिसाइड किया है नहीं समझे? बोलो भाई। देखो एक बार फिर से मैं रीजन समझा देता हूँ, रीजन समझना बहुत जरूरी है। जैसे पहला एक सर्कल था, एक्स स्क्वायर प्लस, या सर्कल की इक्वेशन लिखो ना सेंटर रेडियस के साथ, x-3 का होल स्क्वायर y-2 का होल स्क्वायर -1 लेस देन 0। तो लेस देन 0 से आपको पता चल गया कि जो भी ये सर्कल बन रहा है इस सर्किल के अंदर का रीजन आपको लेना है। ये तो आप समझ गए कि नहीं भाई? क्योंकि Yes, sir. सर्किल का सेंटर रखोगे निगेटिव आ जाएगा। अच्छा दूसरा रीजन है y लेस देन x, यानी y माइनस एक्स लेस देन एक्स। तो y माइनस एक्स का जो एक्सप्रेशन है वो निगेटिव रिजल्ट देना चाहिए। तो y इक्वल टू एक्स लाइन ये खींची, उसके नीचे कोई एक पॉइंट ले लो 1,0। जैसे ही 1,0 इसमें रखोगे तो ये क्या दे देगा? निगेटिव आउटपुट दे देगा। तो इसका मतलब जो नीचे वाला रीजन है वही तो ये रीजन रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा चाहो तो कोई कहता नहीं सर हम 0,1 रख के चेक कर ले, तो 0,1 रखते तो कैसा आता आउटपुट? पॉजिटिव। तो यानी ऊपर वाला रीजन पॉजिटिव था तो अपोजिट रीजन कैसा आ जाता? निगेटिव। तो सेकंड वाले के लिए जो रिक्वायर्ड रीजन है वो कौन सा है? नीचे वाला। क्या ये बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? Yes. तो जब यहाँ से वो लाइन हम ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू एक्स वाली, तो वो डायमीटर के दोनों एंड से पास कर जाएगी। एक इस वाले एंड से पास कर जाएगी, एक इस वाले एंड से, और इसके नीचे का रीजन हमें चाहिए। इसके बाद अगली लाइन क्या है? x लेस देन 5/2 है, फिर वो 5/2 वाली लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। तो 5/2 के लेफ्ट का रीजन चाहिए, तो जो रिक्वायर्ड रीजन एरिया का फंसेगा वो ये बचेगा। आप समझ में आई पूरी बात की नहीं? इस लाइन के नीचे का रीजन, इस लाइन के लेफ्ट का रीजन, और इस सर्किल के अंदर का रीजन, वही रीजन हमने यहाँ बनाया है। क्या ये बात कनेक्ट कर पाए? यानी कि हमें जो इंटीग्रेशन Yes. करना है वो कहाँ से करना है? x इक्वल टू 2 से कहाँ तक? 5/2 तक। ये वाला कर्व क्या हुआ? y इक्वल टू एक्स। ये वाला कर्व क्या हुआ? y इक्वल टू 2 माइनस √1 माइनस एक्स माइनस 3 का। अच्छा ये प्लस माइनस कैसे डिसाइड करते हैं? अगर सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है तो ये वाला जो कर्व होता है, जो डायमीटर के, ये एक डायमीटर खींचा हमने, उसके जो ऊपर वाला कर्व है ये है कि नहीं, वो कर्व होता है y इक्वल टू, जो डायमीटर किसके पैरेलल है? x है, x एक्सिस है या x एक्सिस के पैरेलल है, उसके ऊपर जो कर्व बनता है वो प्लस में ओपन होता है, उसके जो नीचे कर्व आता है वो माइनस में ओपन होता है। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे ही जो ये Yes. वाली डायमीटर है उसके जो लेफ्ट ये वाला कर्व होता है वो प्लस में ओपन होता है, और जो ये वाला कर्व होता है एक्स के अलॉन्ग वो माइनस में ओपन होता है।
तो ये वाला कर्व माइनस में ओपन होगा, यहाँ से y की दो डेफिनेशन आएंगी प्लस माइनस, तो कौन सी डेफिनेशन लेनी, माइनस वाली। अब तो बस इसका इंटीग्रेशन करना है, आंसर आ जाना है। नहीं समझे, रीजन डिसाइड करना समझे, इंपॉर्टेंट मुद्दा बस वही है। यस सही है भाई, समझ गए कि नहीं भाई, कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलो। देखो भाई एक कर्व क्या है, 4x स्क्वायर लेस देन वाई है, हाँ या ना। तो आप चॉइस है आपकी, आप कैसे भी लिख लो। तो ये कर्व तो y इक्वल टू 4x स्क्वायर है, y इक्वल टू 4x स्क्वायर हम रफली जब चाहेंगे तब ड्रॉ हो जाएगा कि नहीं, अरे हाँ या ना। तो क्या ये कर्व कुछ ऐसा होगा, बोलो भाई। सेंटर यस इसका, अच्छा अब इसमें कोई भी एक पॉइंट ले लो, तो कोई भी एक पॉइंट मान लो, हम इसका अंदर कोई भी एक पॉइंट 1,0 ले लेते हैं। तो बताओ 4x स्क्वायर माइनस वाई लेस देन 0 अगर हम करें और इसमें 0,1 रखें तो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव, जवाब दो जल्दी सोच के, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव आएगा। अरे यस हाँ यार, तो इसका मतलब हमें निगेटिव वाला ही रीजन चाहिए, तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन के लिए ये वाला रीजन कैसा है, निगेटिव है, हाँ या ना। यानी जो रीजन हमें चाहिए वो इस पैराबोला के कहाँ है, इनसाइड है। क्या ये बात समझे सब लोग, नहीं। यस ये Yes, रीजन sir. जो हमें चाहिए वो पैराबोला का इनसाइड रीजन हुआ, ये कैसे जज किया मैंने, क्या ये बात आप क्लिक कर पाए, बोलो। कोई कहता नहीं सर हम ये वाला पॉइंट रख के देख लेते हैं, मैंने कहा रख लो भाई, क्या दिक्कत है। जैसे ये पॉइंट रखोगे देखो पॉजिटिव आ जाएगा, हाँ या ना। तो इसका मतलब हमें रीजन चाहिए कैसा, निगेटिव, आ कैसा रहा है, पॉजिटिव। तो ये वाला रीजन नहीं लेना है हमें, कौन सा रीजन लेना है, ये वाला। क्या ये मेरी पूरी बात आप लोग समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। यस अच्छा अब आओ दूसरा वाला रीजन देखो, ये है y इज लेस देन 8x प्लस 12, तो चाहो तो इसको 8x माइनस वाई प्लस 12 ग्रेटर देन 0 लिख लो। अब ये लाइन तो आप बना लोगे ना, बोलो। अगर आप इस लाइन को देखोगे तो ये आएगी 8x बाई माइनस 12 प्लस वाई बाई 12 इक्वल टू 1। तो x शायद निगेटिव आ रहा है, y पॉजिटिव आ रहा है ना, x निगेटिव कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है क्या, और y पॉजिटिव आ रहा है, तो कुछ ऐसा ये लाइन आ रहा है, देखो जरा। अरे हाँ या ना, बोलो जल्दी से, नहीं क्या। अच्छा अब ओरिजिन इस पे रखो, इस एक्सप्रेशन पे पॉजिटिव आ रहा है और हमें पॉजिटिव चाहिए नहीं, जिस साइड ओरिजिन है वही वाला रीजन चाहिए, यानी ये रीजन आ गया। इस रीजन का एरिया आपको कैलकुलेट करना है। क्या ये पूरी कहानी सबको समझ में आई, बस ये बताओ कैसे यस रीजन डिसाइड हुआ, ये बात समझ पाए, बस इंपॉर्टेंट इतना ही है। कैसे रीजन डिसाइड हुआ, क्या ये हम समझ पाए, बस ये बताओ। Yes, sir. कैसे रीजन पॉइंट रख के हमने डिसाइड कर लिया, ये बात सबको क्लियर हो रही है। इसमें ओरिजिन रख के देखा तो ये पॉजिटिव वाला रीजन आया और ये नेगेटिव। ये रीजन डिसाइड करने का सबसे आसान मेथड है। इसके बाद तो अब क्वेश्चन खत्म हो गया ना। एक कर्व आपके सामने क्या है, y इक्वल टू 4x स्क्वायर है, और एक कर्व आपके सामने क्या है, y इक्वल टू 8x प्लस 12 है ना। और दोनों के बीच का बाउंड एरिया रीजन वाइज आपको निकालना है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, बोलो, कर्व को सॉल्व कर लेना है। अरे हाँ या ना, अब तो कोई दिक्कत ही Yes. नहीं, अब तो कैलकुलेशन आपका एकदम तेज चलेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं बताओ। क्या x इक्वल टू -1 और 3 आ रहा है, बोलो। Yes. तो एक पॉइंट हमारा हो गया -1 और एक पॉइंट हमारा क्या हो गया यहाँ से 3। इसी पर दोनों कर्व एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, इंटरसेक्ट। देख लो कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो बताओ। अरे हाँ या ना बोलो भाई। क्या दोनों कर्व -1 और x इक्वल टू 3 पर इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे, बताओ। Yes, sir. यस देख लो कोई डाउट आ रहा है तो बताओ। रीजन डिसाइड हो गया, पॉइंट समझ में आया सबको, नहीं आया ये बताओ। आगे sir. किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो वो मुझे अभी भी इंफॉर्म कर सकता है, बोलिए जल्दी से, हाँ या ना। ओके हो, अब तो बस हमें उठा के -1 से 3 दोनों कर्व को इंटीग्रेट कर देना। तो ये वाली लाइन हम क्या लिखेंगे बताओ, पहली वाली लाइन क्या लिखोगे, बोलो। ये पहले ये एफ एक्स लिखोगे, तो एफ एक्स कर्व क्या है स्ट्रेट लाइन के हिसाब से,
8x प्लस 12 और ये वाला कर्व क्या है 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स। बस इसी को इंटीग्रेट करके आप अपना आंसर बता देंगे। तो बस रीज़न डिसाइड करने में थोड़ी सी मेहनत थी, उससे ज़्यादा वेरिएशन था ही नहीं। रीज़न एक बार आपने डिसाइड कर लिया फिर सीधे आंसर। रीज़न कैसे डिसाइड करेंगे ये मैंने आपको समझा दिया। तो बताओ इसका आंसर क्विकली कितना आ रहा है। तो एक रफली आप पैराबोला खींचेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अंदर एक पॉइंट लेंगे निगेटिव है, पैराबोला के अंदर का ही रीज़न है ना, बोलो। और लाइन खींचोगे तो 3/2 और 3, लाइन कुछ ऐसे आ रही होगी। तो मेरे हिसाब से जो रीज़न आपको कैलकुलेट करना है वो ये है। क्या यही डिसाइड किया हमने? लाइन के नीचे Yes. का रीज़न है क्योंकि ओरिजिन जिस तरफ है वो वाला रीज़न है, और पैराबोला के अंदर का रीज़न है, डेप्थ अंदर जो क्लोज बन रहा है वो। तो ये रीज़न हमें चाहिए। बस हमें अब दोनों कर्व सॉल्व करके बाउंड्री पॉइंट निकाल लें। तो अब दोनों कर्व तो आराम से सॉल्व होते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आ रहा है। तो पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं इसमें? एक्स इक्वल टू -3 और y इक्वल टू 1 आ रहा है क्या? चेक, सॉरी, x इक्वल टू 1। तो इसमें एक पॉइंट शायद -3 और एक पॉइंट 1 आ रहा है, ऐसा है क्या? देखो Yes, sir. इसके बाद तो आपको -3 से 1 में बस इंटीग्रेट करना है। ये कर्व कितना है? y इक्वल टू 3 माइनस 2x, और ये कर्व कितना है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 3 माइनस 2x में से क्या माइनस करना है? एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स, इसी को इंटीग्रेट करके अपना आंसर लिख देना है। प्रोसेस समझ में आया कितना आसान है? बोलो। आपको इस कर्व को बाउंड करना पड़ेगा। तो क्या है, कई बार क्या है, हमें सिमेट्रिसिटी देखनी पड़ जाती है कि हमारा कर्व कहाँ कैसा है। तो ये कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। देखो अगर कोई कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो इसका मतलब y को अगर -y से रिप्लेस करो तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है कि नहीं? ये y को y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। अच्छा, ये कर्व x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a और x इक्वल टू -a से पास कर रहा है ना, ये इसके रूट है। और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी सिमेट्रिसिटी है, यहाँ पर भी सिमेट्रिसिटी है, यहाँ पर भी सिमेट्रिसिटी है, यहाँ पर भी सिमेट्रिसिटी है। तो ये कर्व क्या बाउंडेड एरिया में 4 लूप बना दे रहा है, देखो। और यही वो लूप वाला बाउंडेड एरिया होगा। तो अगर हम इसका एरिया 0 से एक हाफ में कैलकुलेट करें, मतलब इतने में, और उसी को किससे मल्टीप्लाई कर दें? बोलो, 4 से, तो काम हो जाएगा। अच्छा, ये कर्व ऊपर वाला कर्व है, तो इस कर्व के लिए सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो अगर हम इस कर्व के लिए y की वैल्यू निकाल के लिखेंगे तो क्या आएगा? x/a रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव। तो इसका जो टोटल एरिया आएगा वो आएगा 4 टाइम्स ऑफ 0 से a x/a रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या ये बात सबको समझ में आती है? बोलिए। ये लूप वाली कैटेगरी समझे कि नहीं? लूप कैसे बना दिया मैंने, बोलो। Yes, sir. क्योंकि क्या है कि प्लस ए माइनस ए ये तो इसके रूट ही हैं, और जीरो भी इसका रूट है ना। और यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो। अच्छा, ये कर्व वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, ये कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। तो जैसा यहाँ से यहाँ जा रहा होगा वैसा ही यहाँ से यहाँ जा रहा होगा। तो और वाई के अबाउट भी सिमेट्रिक है, तो यही लूप बना रहा होगा। तो यही 4 लूप बनेंगे। किसी एक लूप को हम काउंट कर लें, सिमेट्रिसिटी की वजह से चारों एरिया सेम आ जाएंगे। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? क्या हम ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को टी वी मानेंगे, उससे सॉल्व करेंगे? कर सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। Yes. या फिर हम सीधा x को a साइन थीटा रख दें, क्या कहते हो? तो dx क्या a cos थीटा डी थीटा हो जाएगा, और लिमिट उसी हिसाब से चेंज कर लो। तो लिमिट कितनी हो जाएगी? 0 से π/2, x की जगह a साइन थीटा रख देंगे। तो a से ये वाला a कैंसिल, a स्क्वायर से एक ये a बाहर आ जाएगा, नहीं क्या? और यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन थीटा ही आ जाएगा क्या, बोलो? नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा आएगा ना, क्या कहते हो? Yes, sir. Cos theta. और एक कॉस और मिला के एक कॉस स्क्वायर थीटा बना देगा क्या? चेक करो। सर a square हो जाएगा। और क्या आएगा? सर a square हो जाएगा। अच्छा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब तो इसको आराम से सॉल्व कर लोगे कि नहीं भाई? कॉस थीटा को टी मान के सीधा सॉल्व कर देंगे। वैसे भी फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ही टी मान लेते, बात सेम ही थी, नहीं क्या?
बोलो भाई। कॉस थीटा को अगर हम टी रख देंगे तो ये क्या बना देगा, साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी माइनस का, और लिमिट माइनस हटा के उसी हिसाब से चेंज कर लो। तो -1 से सॉरी 1 से 0, तो ये 0 से 1 लिमिट आ जाएगी, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये साइड टी स्क्वायर डी टी आ जाता है। अब इसी को सॉल्व कर दो तो टी क्यूब बाई 3, तो 4a स्क्वायर बाई 3 आंसर है। कोई ऑप्शन? तरीका समझे कि नहीं? वो बात अलग थी, आप इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा भी कर सकते थे। कैसा, याद है? इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे ना कि हम सीधा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ही क्या मान लेते, टी स्क्वायर, तो उससे भी सीधा एक्स डी एक्स क्या हो जाता है हमारा, माइनस टी डी टी, और सब्स्टिट्यूट कर देते तो एक ही बार में टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता, वो टी क्यूब बाई 3 आ जाता, सीधा लिमिट चेंज हो जाती 0 से ए और सिंप्लीफाई हो जाता। ऐसे भी कर सकते हो। बट ये लूप वाली सिचुएशन समझ में आई कि नहीं? इंपॉर्टेंट बस इतना सा है।